हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा आज का नया चैप्टर है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। और यहां पर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वो सब हम चीज़ें बेसिक से जानेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी जर्नी को काफ़ी अच्छे से एडवांस तक ले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इससे पहले आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनीशन क्या होती है, क्योंकि मेन डेफिनीशन ही होती है जो काफ़ी कुछ चीज़ें डिफाइन कर देती है। डेफिनीशन का मतलब ही होता है डिफाइन, कि डिफाइन कैसे करते हैं। क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनीशन लिखिए। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनीशन जो अच्छे से लिखी जाती है वो तक नहीं पता होगी, और काफ़ी लोगों को पता भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनीशन लिखेंगे। डेफिनीशन, और डेफिनीशन के बाद हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि ए नंबर is the form x plus iy। ठीक है, यहां पर देखिए कोई भी अगर एक ऐसा नंबर है जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, ठीक है, और यहां पर i जो है वेयर i इज इक्वल टू √-1। ठीक है, एंड x, y आर x, y आर रियल नंबर्स। ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या बात हुई। बात ये हुई कि कोई भी एक ऐसा नंबर है जो हम देख सकते हैं, किसके फॉर्म में देख सकते हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर दिख रहा है, और जहां पर i की वैल्यू √-1 है और x, y ये क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, एंड उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे इफ वी राइट, या तो फिर ये लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल z। ठीक है, जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा डिनोट करता है हमेशा स्मॉल z को। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लिखेंगे कि इफ वी राइट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, या फिर हम इसे लिख सकते हैं और x, y। तो ये हमारी डेफिनीशन हो गई। ठीक है, इस डेफिनीशन को आप याद रखिएगा और यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला होता है
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, और कहीं कहीं आपका x और y की जगह a और b भी दे देता है ना। तो कोई भी परेशान नहीं होना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी डेफिनीशन हो गई, ठीक है, यहाँ तक आपकी डेफिनीशन हो गई। इसके बाद अब हम कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम समझाएंगे कि वो होता क्या है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि ये होता क्या है ना। पहले से अगर बता दें कि हम ये लिख रहे हैं उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो उतना सही नहीं रहेगा। तो जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये लिख देता हूँ कि अगर Z1 आपका हो x प्लस आई वाई, यहाँ 1 लगा दो, ठीक है। और Z2 अगर Z2 लिख दिया जाए x2 प्लस आई वाई 2, इतना अगर लिख दिया जाए, और यहाँ पर मैं अगर कह दूं कि Z1 अगर Z2 के इक्वल है, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर कैसे आप कहोगे, ठीक है, कि क्या क्या इक्वल है। तो आप ये कह सकते हो कि x1 हमेशा इक्वल होगा x2 के एंड y1 हमेशा इक्वल होगा y2 के। अब ये चीजें आप लिख लो, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर अगर ऐसा कभी दे दे कि यहां पर स्टार बनाकर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और नीचे लिखोगे अगर आप पहले अगर आप ये चीज लिखो फिर उसके बाद नीचे ये लिखो, तो वो बात अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना, तो पहले तो आप ये जानोगे कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनको अगर इक्वल कराया जाए तो x1 x2 के इक्वल हो जाएगा और y1 y2 के इक्वल हो जाएगा। तो फिर इस चीज को कहेंगे क्या? तो इस चीज को हम कहेंगे इक्वालिटी ऑफ टू नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आप कह सकते हो, क्योंकि पहले तो देखिए जैसे कहीं कहीं ये बोल दिया जाता है हेडिंग डालो, हेडिंग डालने के बाद कह दिया जाएगा कि ये आपकी थ्योरम हो गई। तो ये बताइए कि सबसे पहले थ्योरम प्रूफ हुई थी, फिर उसके बाद नाम रखा गया होगा ना, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि पहले आपको ये चीज़ सॉल्व किया गया होगा, उसके बाद चलो इसका नाम रख दिया गया इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन भी बन जाते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, और उसके बाद अगर यहाँ पर कह दिया जाए, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि यहाँ पर लिख दिया गया कि Z1, ये Z1 नहीं लिखा, यहाँ पर Z लिख दिया, ठीक है। Z चलो 1 ही लिख दो, यहाँ पर लिख दिया x1 प्लस आई वाई 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर Z2 इज इक्वल टू लिख दिया 5 प्लस आई अंडर रूट 3। अगर इस तरीके से रख दिया और कह दे कि फाइंड x1 एंड y1, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो यहां पर आपका लगा क्या इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि x1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा एंड y1 इज इक्वल टू रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन ला सकते हैं हम। और कहीं कहीं अभी देखिएगा जब थ्योरम्स हम प्रूफ कराएंगे तो थ्योरम्स में भी ये कुछ चीजें उसमें यूज होने वाली हैं। अब देखिए इसके बाद
इसके बाद देखिए ये एग्जाम्पल छोटा सा आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल आप लिख लेना, अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ मिस नहीं होगी, कुछ भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ए नंबर है ना, मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, एक नंबर से स्टार्ट किया है। कोई एक नंबर है और वो अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, ठीक है, तो हमने छोटी सी चीज से स्टार्ट की है और कहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक पहुंच गए, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तक, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। मेरी थोड़ा आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे सर्दी है, इस वजह से थोड़ा सा या तो गला बैठ गया होगा या तो ज़्यादा ही खुल गया होगा गला, दो में से कुछ एक है गले में मेरे। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बाद अब डेफिनीशन हो गई। डेफिनीशन के बाद हमारा एक इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात भी हो गई। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, कि भैया यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं होती है, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है या तो आपका रियल नंबर है ना। जहाँ पर अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात हुई है, एक और होता है रियल एनालिसिस। तो वहाँ पर रियल नंबर की बात होती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हम इमेजनरी को साथ में लेके रखते हैं, वहाँ हमारा रियल नंबर्स होते हैं वहाँ पर, है ना। तो अब हम देखिए यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज़, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे पहले कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर सम भी लिख सकते हो। स्टार्ट करना कहाँ से, सम प्रॉपर्टीज, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए अभी तो हमारे पास कुछ ही प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आगे चल के जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं ना, तो वो लोग इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं और भी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर सम प्रॉपर्टीज लिखी हैं कि कुछ ही प्रॉपर्टीज हैं जो हमें बताई गई हैं, या हम लोगों ने पढ़ा है, या हम लोग जानते हैं, है ना। तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बात करेंगे सबसे पहले कि अगर हम किन नंबरों के बारे में बात करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो वहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर हम बात करेंगे एडिशन की भी, और सेकेंड हम मल्टीप्लिकेशन की। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज बनेंगी किस पर, प्रॉपर्टीज बनेंगी आपके एडिशन पर बनेंगी और आपके मल्टीप्लिकेशन पे बनेगी। और फिर इसके बाद हम फिर प्रॉपर्टीज लिखेंगे, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी
दोनों पे ही लागू हो जाती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ। जैसे पहली प्रॉपर्टीज होगी कब, जब हम हेडिंग यहाँ पर पहले आप डाल लो, यहाँ पर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर सबसे मेन हेडिंग डाल लो आप एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने तरीकों से ऐड कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। और वो हम कैसे सीखेंगे, यहां पर हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे कि प्रॉपर्टी कितनी होती हैं एडिशन में। तो एडिशन में पहली प्रॉपर्टीज होती है एसोसिएटिव, पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, एसोसिएटिव हो गई। फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी कॉम्यूटेटिव होगी, और तीसरी जो होगी हमारी वो होगी आइडेंटिटी, और फिर चौथी होगी वो होगी इनवर्स। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज हम हमेशा पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जब ये प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे और ये प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम एक और बात करेंगे, वो हमारी 5वीं होगी, या तो मैं अभी इसी में ही बता देता हूं। ठीक है, 5वीं होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये अलग प्रॉपर्टी होती है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का ही मर्ज किया गया है, दोनों को ही साथ में लिया गया है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किया गया है। तो हम इसको हम 2 बार लिखेंगे, कब, जब हम एडिशन के बारे में बात करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के फॉर्म में हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। कितनी, आप कह सकते हो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन में आपकी प्रॉपर्टीज 5 होंगी और मल्टीप्लिकेशन में भी आपकी प्रॉपर्टी 5 होंगी। लेकिन पूरी अगर आप जोड़ो तो 9 होंगी। क्यों, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होगी वो हम 2 बार लिख रहे हैं ना, इस वजह से हम एक ही बार हम देखेंगे, समझाऊंगा कैसे। तो यहां पर आप पहले तो देखिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली होती है एसोसिएटिव, दूसरी होती है कॉम्यूटेटिव, तीसरी होती है आइडेंटिटी, चौथी होती है इनवर्स, और 5वीं होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जस्ट इसी के सामने में लिखने वाला हूं। जैसे एसोसिएटिव है, ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होगा कि अगर Z1 प्लस Z2 एंड प्लस Z3 हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगर आप इन दोनों को साथ में लो तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमेशा आपके इक्वल होगा Z1 प्लस Z3, और बाहर कर सकते हो Z2। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो तीसरी हम ये कर सकते हैं, या आप ले सकते हो Z2 प्लस Z3 एंड प्लस Z1। आप ये भी ले सकते हो, कहां पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये हम प्रूव करके दिखाएंगे कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस फॉर्म में हम लेंगे और फिर इस फॉर्म में लाकर दिखाएंगे। कब, जब ये बेसिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी तो दिया जाए, है ना। पहले तो आपको ये तो बता दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर से कैसे दिखता है। पहले तो बाहरी चीज देखते हो, फिर अंदर की देखेंगे, है ना। तो पहले हम बाहरी चीज देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर से किस तरीके से दिखता है।
मतलब एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाहर से ऐसी दिखती है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें, हम कैसे मान लें, क्योंकि मैथ जो होती है वो हमेशा प्रूफ मांगती है। देखो, जो मैथ होगी, ठीक है, और जो कोर्ट होगा, ठीक है, दोनों इक्वल ही होते हैं, दोनों इक्वल ही होते हैं। ये भी प्रूफ मांगती है और ये भी प्रूफ मांगती है, ठीक है, दोनों ही इक्वल होते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि पहले तो हम देखिए बाहर से देखेंगे कि भाई बाहर से माजरा क्या है ना, लेकिन फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा आप कह रहे हो कि ये इक्वल टू ये है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, है ना, मतलब कह देंगे कि ये इसके जुड़वा है, जुड़वा भाई हैं। लेकिन कोर्ट कहता है भाई सबूत दो, प्रूफ दो कि आप दोनों जुड़वा हैं कि नहीं है। मतलब कि अगर इसको सवाल करेंगे तो इसका आंसर आएगा, है ना, वही कह सकते हैं जुड़वा में क्या होता है, एक को मारो दूसरे को ऑटोमेटिक दर्द होता है, ऐसे ही इसमें होता है कि ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, है ना। लेकिन क्या है, ये सबूत मांगता है, प्रूफ मांगता है कि हम कैसे मान लें कि ये इक्वल टू ये होगा, तब हम बताएंगे सॉल्व करके प्रॉपर ढंग से कि भैया हमने इसको लेकर ऐसे सॉल्व किया और नीचे ये रख दिया, तब जाके जस्टिस हो जाएगा और फिर ये हमारा केस जीत जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉम्यूटेटिव की बात करते हैं। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि हम ये कहेंगे कि Z1 प्लस Z2 अगर हैं तो ये भैया Z2 प्लस Z1 भी हो जाएंगे। मतलब कि हम Z1 प्लस Z2 की वैल्यू अगर रख रहे हैं तो ये Z2 प्लस Z1 मतलब ये पलट जाएगा, मतलब Z1 की जगह Z2 आ जाएगा, Z2 की जगह Z1 आ जाएगा। मतलब इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो सिमेट्रिक। जैसे हम मिरर के सामने बैठते हैं ना, मिरर इमेज कहते हैं, तो ये देखिए मिरर इमेज बन रही है इसमें, यहाँ पर अगर शीशा लगा दिया जाए तो ये देखिए मिरर इमेज बन रही है ना। तो ये हम सिमेट्री भी बोल सकते हैं इसको कि सिमेट्रिक है एक दूसरे के, है ना, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई। अब आइडेंटिटी की बात होती है। आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, जहां पर सिर्फ वन आए। कैसे, अगर मैं यहां पर लिख दूं z प्लस 0 तो z आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, या हम लिख दें 0 प्लस z तो भी z आएगा। तो ये तो भैया z क्या हो गई, ये तो हमारी आइडेंटिटी हो गई कि यहां पर आप 0 को ऐड भी कर सकते हो तो भी z देगा, और इस तरीके से। अब देखिए इनवर्स क्या होता है। इनवर्स, इनवर्स जानते हो ना आप, जैसे 1 है तो मैं कह सकता हूं -1, इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। जैसे z है तो -z, और y है -y, 1 है -1, 2 है -2, ऐसे करके मतलब हो जाता है। तो यहाँ पर जो इन्वर्स होगा वो हम कह सकते हैं कि अगर z1 है, ठीक है, या आप सिर्फ अगर z है तो यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे -z को तो क्या देगा, 0 दे देगा, ठीक है। या फिर आप दे दोगे यहाँ पर -z, तो इसको अगर जोड़ोगे z के साथ तो भी ये 0 दे देगा। तो ये आपका इन्वर्स हो गया, है ना, इन्वर्स हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर रहा था मैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप लिख रहे हो z1 और यहाँ पर लिख रहे हो z2 प्लस z3, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये z1 z2 के साथ जाएगा एंड प्लस फिर z1 z3 के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। मैं थोड़ा सा नीचे देख लूं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो चलो दिख रहा है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि
कैसे हमने प्रॉपर्टी देखी। अब देखिए ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो रही है ना आपकी, ये प्रॉपर्टीज आपकी अगर फॉलो हो रही हैं, आप ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हो इसमें, तभी आप कह सकते हो कि हाँ अब मैं श्योर हूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। मतलब कि जो x प्लस आई वाई की बात हो रही है ये ही हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी समझ में कब आएगा, जब मैं यहाँ पर लिख लूँगा z1 प्लस z2 है जैसे, अब मैं z1 की जगह x1 प्लस आई वाई वन लूँगा और यहाँ पर x2 प्लस आई वाई टू और x3 प्लस आई वाई थ्री अगर लूँगा, फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करूँगा और ये आएगा, तभी हम कहेंगे कि हाँ सच में ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। प्रूफ मांगती है ना, तो प्रूफ देखिए, प्रूफ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने कहाँ तक समझा, सबसे पहले समझा उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन किस तरीके से लिखी जाती वो हमने समझा। उसके बाद हमने उसका इक्वलिटी देखी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है तो किस तरीके से आते हैं, वो भी हमने देख लिया। इसके बाद अब प्रॉपर्टीज़ भी ज़रूरी होती हैं, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ किसकी पढ़ी हमने, अभी तो एडिशन की पढ़ी भैया, एडिशन की पढ़ी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आप ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, जहां पर आप ऐड कर रहे हो वो एडिशन हो गया। अब जब मल्टीप्लाई की बात होगी तो वहां मल्टीप्लाई में किस तरीके से होगा तो वो भी हम देखेंगे। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर अब बात करेंगे हम किसकी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। अभी तक एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ते रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी वही प्रॉपर्टीज होंगी, नाम तो वही है, नाम तो वही है लेकिन इनके काम अलग हैं। एडिशन में नाम सेम है, काम अलग हैं, तो दोनों के काम अलग हैं। जैसे कि 2 गुणे 4 होता है 8 और 2 प्लस 4 होता है 6। तो वही है कि यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात दोनों ही अलग हैं, लेकिन नाम दोनों की इसमें प्रॉपर्टी सेम होंगे। कैसे, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखने वाले हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव में यहां पर क्या होगा, एंड कॉम्यूटेटिव में क्या होगा, एंड थर्ड होता है आइडेंटिटी, फोर्थ होता है इनवर्स, और इसमें भी आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो देखिए अब एसोसिएटिव की बात करेंगे। एसोसिएटिव में क्या होता है, किस तरीके से लिखेंगे, काफी बच्चों को आता भी है। तो देखिए यहां पर आप अगर मैं ऐसे लिख दूं यहां पर कि x1 ओके एंड मल्टीप्लाई y1, x1 क्यों लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे z1, यहां पर लिखेंगे हम z1 अगर है, एंड इंटू लगा दिया z2 इंटू z3 है। अगर इस तरीके से दिया है
तो आप लिख सकते हो इसको Z1 इंटू Z2 फिर इंटू Z3, या आप लिख सकते हो यहाँ पर कि Z1 इंटू Z3 इज एंड इंटू Z2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो इतना आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए कॉम्यूटेटिव क्या होता है। कॉम्यूटेटिव मैंने बताया था कि अगर Z1 है और Z2 है तो ये हो जाएगा Z2 इंटू Z1। अब आप कहेंगे कि सर छोटी छोटी बातें हैं ये, हमको तो पता है ना, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, बचपन में पढ़ाया था। तो आप क्यों बता रहे हो कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1 होगा? तो मैं इसलिए बता रहा हूं यहां पर आपको, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम 2 3 जा 6 लिखते हैं और 3 2 जा 6 लिखते हैं, तो हमको किसने हक दे दिया कि ये हम ऐसे लिख सकते हैं और दोनों की वैल्यू बराबर होंगी? किसने हक दे दिया हमको? तो हम कहेंगे कि इन्होंने हक दिया है, कॉम्यूटेटिव ने दिया है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ने दिया है कि 2 3 जा 6 होता है तो 3 2 जा 6 भी होगा। ये जो नंबर्स हम पढ़ते हैं और मल्टीप्लाई अगर पढ़ते हैं तो वो हम ऐसे नहीं आए हैं कि 1 2 3 4, 1 के बाद 2 ही क्यों आया, 2 के बाद 3 ही क्यों आया, है ना, 2 3 जा 6 ही क्यों होता है, 3 2 जा 6 ही क्यों होता है। तो ये सब चीजें जो पढ़ते हैं ना हम बचपन में, तो अब हम इनका व्हाई क्लियर कर रहे हैं, क्यों क्लियर कर रहे हैं कि ये क्यों होता है। तो यहां से होता है, हम यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन मार्क लग के आ जाता है कि ये ऐसा क्यों होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, तभी जाकर यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी वजह से हम बोल रहे हैं यहां पर नंबर्स, नंबर्स मतलब नंबर, अंक, और अंक मतलब ये, और इन्हीं अंक को अगर हम लिख सकें x प्लस आई वाई में, है ना, तभी हम कह सकते हैं कि ये होगा कॉम्प्लेक्स। और अगर हम x और आई वाई में नहीं लिख पाए और सिर्फ हम किस में लिख दें, x और y में, तो ये हम कहेंगे कि ये है रियल, ठीक है, रियल। और वो क्या होती है, आई जो जिसके साथ लग जाता है वो होती है इमेजिनरी हो जाती है। तो देखिए इतनी बात हो गई। तो यहां पर देखिए कॉम्यूटेटिव की बात हो गई। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? यहां पर आइडेंटिटी होता है 1, ठीक है, आइडेंटिटी होता है 1। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर z में 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो z आएगा, और 1 में z का मल्टीप्लाई कर दो तो z आएगा। मतलब कि हम बचपन में कहते हैं ना कि 1 का मल्टीप्लाई किसी के नंबर के साथ भी करो तो उतना ही नंबर आता है। कहते हैं 10 में मल्टीप्लाई 1 का करो तो 10 आता है ना, 11 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 11 आता है। कहते हैं कि नहीं कहते? और हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे 10 है ना, और 10 में उसी नंबर का डिवाइड कर दो तो 1 आता है। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो इसका भी रीजन है हमारे पास, और इसका भी रीजन है कि ये हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज लगती है, तभी जाकर हम कहते हैं कि 1 का किसी के नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करा दो तो वही नंबर आता है। जैसे इसमें लिखा है कि z का मल्टीप्लाई 1 में कराओ या 1 का मल्टीप्लाई z में कराओ तो z ही आएगा। इतना क्लियर हो गया? अब यहां पर देखिए इनवर्स की बात हुई है, तो इनवर्स में मैं कह सकता हूं कि अगर z है तो z का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई में, तो z का इनवर्स मल्टीप्लाई में होता है 1/z। तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। या फिर हम लिखें 1/z है जैसे, तो इसमें अगर इसका लिखें तो 1/z का इनवर्स क्या हो गया? z हो गया, तो 1 आ गया।
मतलब यही प्रॉपर्टी तो ये फॉलो हो रही है कि 10 का इनवर्स क्या होता है, 1/10 होता है, और एडिशन में 10 का इनवर्स होता है -10। दो चीजें होती हैं कि एडिशन की बात करोगे तो कोई नंबर होगा तो उस नंबर में हम माइनस लगा दें तो वो उसका इनवर्स हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में बात कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में हमेशा आप ये याद रखना, अगर z है तो इनवर्स 1/z होगा, अगर 10 है तो इनवर्स 1/10 होगा, और अगर आपका एडिशन में 10 है तो आप कहोगे कि -10 होगा। ठीक है, तो ये आपकी इनवर्स हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करो तो डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने बताया था आपसे कि Z1 हो और यहाँ पर Z2 प्लस Z3 हो, तो हम इसको लिखेंगे Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। तो ये देखिए दोनों में मैंने सेम लिखी ना, तो मैंने इसलिए आपसे कहा था कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव जो होती है वो सेम फॉलो होती है, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों में आपके जो मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी है वो अलग होगी और जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो अलग होगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और हम आज इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद हम कल के दिन पढ़ने वाले हैं इसमें कि ये जो एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है और यहाँ तक कि डिस्ट्रीब्यूटिव भी है ना, तो इनका हम प्रूफ पढ़ेंगे कि सबूत बताओ, प्रूफ बताओ कि ये इज इक्वल टू ये होता है। मतलब कि जैसे इसमें लिख दिया z गुणे 1 बराबर z है और 1 गुणे z बराबर z है, मतलब मल्टीप्लाई है, z मल्टीप्लाई 1 है या z 1 मल्टीप्लाई z है, तो उनकी वैल्यू z ही आती है। तो ये भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। जैसे आपसे मैं कह दूं कि यहाँ पर कि 1 × 3 है इज इक्वल टू 3 × 1 है, तो इसे 3 प्रूफ करके दिखाओ प्रूफ, तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर है कि z क्रॉस 1 है या गुणा 1 है या 1 गुणा z है, तो ये इज इक्वल टू z होगा, तो ये प्रूफ करके दिखाओ। तो हम प्रूफ करेंगे, इसे भी प्रूफ करेंगे, इसे सबको प्रूफ करेंगे और एडिशन में भी हम इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक क्या होगा, नया तो होगा लेकिन इससे थोड़ा कुछ अलग नया होगा। ठीक है, तो चलिए जय हिंद एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और थैंक यू वेरी मच। ओके।